सौभाग्य से अभी 4 दिन पहले प्रवीण जी का मेरे पास फ़ोन आया कि किसी क्लाइंट को इनकम टैक्स की लिटिगेशन का कंसल्टेंसी है वो चाहिए, तो ही विल कॉल यू। और मैं इनसे दोबारा जो बहुत दिन बाद रिकनेक्ट हो पाया। इससे पहले एक बार मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले मेरे ऑफिस में आए थे प्रवीण जी, उसमें मुलाकात हुई थी। प्रवीण जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन में प्रवीण जी ने बताया मेरे बारे में कि आई क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1988। 34 साल मेरे को CA किए हो गए, और उसी साल में मैंने ICWA जो कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है वो भी मैंने पास कर लिया था, उसको भी 34 साल हो गए। इनिशियली मैं थोड़ा सा परिचय अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। इनिशियली मैंने IAS की तैयारी करी थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की, और मैं IAS में सक्सेस नहीं हो पाया था। तो मैंने A. फर्गूसन जो उसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी होती थी वो ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस मैंने शुरू कर ली थी। अपनी प्रैक्टिस में करता रहा। 2015 में मेरे को सौभाग्य मिला, आई वॉज सेलेक्टेड एज ए अकाउंटेंट मेंबर, जिसको जज करते हैं इन द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। बम्बई में मेरी पोस्टिंग थी। मैंने 3 महीना वहाँ काम किया और मेरे को वहाँ पर मन मेरा नहीं लगा। आई रिजाइंड एंड कैम बैक दिल्ली। मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही थी और उस प्रैक्टिस में मैं वापस अपना आ गया। कनॉट प्लेस में हमारी ऑफिस है, 110 लोगों का भी स्टाफ है। यहाँ पर बार बार ये चीज़ें मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप देना क्या चाहते हो और लेना क्या चाहते हो। तो सिंस आई बिलोंग्स फ्रॉम ए वेरी स्मॉल प्लेस इन बिहार, 5,000 की जनसंख्या है, जहाँ से दिल्ली में आके मैंने सारा काम खुद ही किया। तो आई डोंट हैव एनी बिग क्लाइंट विथ मी जिसका बड़ा नाम हो। मल्टीनेशनल क्लाइंट्स मेरे पास हैं, लेकिन ऐसे हैं जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, 200 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, वैसे क्लाइंट्स मेरे पास नहीं है। तो मेरा आस्क जो है प्रवीण जी आपसे कि चूंकि मेरी फर्म जो है 2014 में एक रेटिंग भी थी, एक ब्यूरोक्रेसी टुडे मैगजीन है, उन्होंने इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रेटिंग करी थी। हमारी फर्म को उन्होंने इंडिया में 28वां रैंक 24वां रैंक दिया था इंडिया में, और दिल्ली में 8वां रैंक दिया था 2014 में। और आज 2023 में हम लोग हैं। तो लोग मानते हैं कि हम लोग बिग 4 के बाद टॉप 10 CA फर्म ऑफ दिल्ली इंडिया में आते हैं। कोर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। कोर प्रैक्टिस में जो हार्डकोर प्रैक्टिस होती है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करते हैं अकाउंटिंग ऑफशोर्स का सारा काम, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स इटसेल्फ इज ए वेरी वास्ट एरिया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ पर उनको पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन है, उसमें है ट्रांसफर प्राइसिंग है, NGO टैक्सेशन है, उसमें कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, इंडिविजुअल टैक्सेशन है, बहुत सारी चीजें। इनकम टैक्स अपना एक वास्ट फील्ड होता है। सारी की सारी हम लोग चीजें लिटिगेशन है उसमें वो करते हैं। अभी इंडिया में कुछ चीजें बहुत ज्यादा मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में आ गई है। जैसे फेमा जो है, फेमा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, और फेमा के साथ साथ ED इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत पावरफुल हो गया है इंडिया में। उसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बेनामी एक्ट लेके आए, वो लोग बेनामी एक्ट की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं है जो बिजनेसमैन को चाहिए उसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते, अदर देन कस्टम की प्रैक्टिस मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था मैंने कस्टम में काम नहीं किया था, तो उसका नॉलेज मेरे को नहीं है। प्लस हम लोग सारी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, और डिपार्टमेंट बनाया हुआ ऑफिस में, और हर एक डिपार्टमेंट को एक CA लीड करता है। प्रवीण जी ने 4 दिन पहले जब मेरे को कहा कि आप भी हमारे प्रोग्राम में आइए और आप किसी चीज़ पर बोलिए, तो आप किस चीज़ पर बोलेंगे, तो इन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन कहा। तो मैंने कहा कि मैं इनकम टैक्स पे बोल सकता हूँ, GST पे बोल सकता हूँ, इन कंपनी फॉर्मेशन पे बोल सकता हूँ। तो इन तीनों चीज़ में या इन तीनों चीज़ों के अलावा भी किसी भी चीज़ में, अगर जो NGO में जैसे डील करते हैं उनको FCRA में अगर कोई क्वेरी है, तो किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। किसी बिजनेस रिलेटेड किसी भी एरियाज में। अभी RBI ने 19 तारीख को 3 दिन पहले एक बम फोड़ दिया, 2000 के नोट मार्केट से। उन्होंने कह दिया कि लीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद बैंक में जमा नहीं हो पाएंगे। अचानक से इकोनॉमी हिल गई, और न्यूज़ चैनल वाले और टीवी चैनल वाले, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल और टीवी चैनल में बराबर रहता हूँ, ऑफिस में आके बाइट्स लेने के लिए, वो लोग इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, GDP पर क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर में सरकार किस तरीके से इसको देखने वाली है, क्या 1000 का नोट वापस आएगा क्या। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लोग टीवी चैनल में पूछ के चले गए। तो मैं अपने तरफ से
जो 3 टॉपिक मैंने दिए थे उसके बारे में मैं कुछ ब्रीफ बताऊंगा और फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मेरे को आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स में इंडिविजुअल टैक्सेशन में आता हूं। इंडिविजुअल टैक्सेशन की लास्ट डेट जो रिटर्न फाइल करने की है वो 31 जुलाई 2023 है। इंडिविजुअल टैक्सेशन इनकम टैक्स आज के दिन बहुत चैलेंजिंग हो गया है। इनकम टैक्स के पास 360 डिग्री प्रोफाइल हर एक पर्सन की है, कौन क्या कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। और इतनी नोटिसेज इशू कर रहे हैं 148 के भीतर, इतनी नोटिसेज इशू कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति परेशान हो गया है। और फेसलेस असेसमेंट जब से होना शुरू हुआ है, आप अपने ऑफिसर को टच भी नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं है कि वो कौन है। तो सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन राइटिंग में लिख के देनी है और वो इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि वो पढ़ने के साथ उसको समझ जावे और फेसलेस असेसमेंट में, और उसके बाद वो जो है उसके और अपना ऑर्डर बनावे। डिमोनेटाइजेशन बीच में आ गया 2016 में, नवंबर 2016 में बहुत सारे लोगों ने बैंक में जबरदस्त पैसा जमा कराया, ज्वेलर्स ने जमा कराया, जो गारमेंट इंडस्ट्री में डील करते हैं उन्होंने पैसा जमा कराया, और वो इनकम टैक्स स्क्रूटनी का मैटर आ गया। लोगों के ऊपर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की टैक्स की लायबिलिटी सर पे आ गई। तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इंडिविजुअल टैक्सेशन की मैं बात कर रहा था, तो इंडिविजुअल टैक्सेशन में कुछ चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है। एक चीज इसमें ये होती है कि जिसकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम होती है, 50 लाख से ज्यादा की इनकम जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनको अपनी बैलेंस शीट बना करके इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करनी होती है। एसेट्स लायबिलिटी की डिटेल देनी होती है। बहुत लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, उसके चलते उनके पास नोटिस आती है और बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि 50 लाख से जैसे ही वो पार करते हैं, बैलेंस शीट उनकी इनकम टैक्स में अपलोड होनी कंपलसरी है। ब्लैक मनी एक्ट 2016 में मोदी गवर्नमेंट लेके आए और उनका पर्पस ये था कि इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी ने कोई बैंक का खाता खोला हो, इवन डीमेट का खाता भी अगर खोला हो, सारी चीजें इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर होनी चाहिए। नॉर्मली रिटर्न फाइल करते समय इन चीजों को लोग ध्यान नहीं देते, देखते ही नहीं। वो केवल अपनी सैलरी की इनकम डाल देते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डाल देते हैं, बैंक का इंटरेस्ट डाल देते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। अगर फॉरेन जो डिटेल्स है ये हमने नहीं दी तो ब्लैक मनी एक्ट के भीतर 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। केवल हमने डिटेल नहीं लिखी, कॉलम में खाली बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखा, उसमें 10 लाख की पेनल्टी है। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत पता चल जाता है कि इन्होंने उस कॉलम को खाली छोड़ दिया है। तो कुछ चीजें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो कह तो रहे हैं कि हम फॉर्म को इजी करना चाह रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद भरिए, लेकिन ये ऐसा माहौल नहीं रहा। आप एसएससी खुद रिटर्न नहीं भर सकता है। यू मस्ट टेक द फैसिलिटी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और या जो रिटर्न प्रिपेयर जो करते हैं, फाइल करते हैं, उनकी आपको सर्विसेज लेनी ही होगी। उसके बिना आप रिटर्न फाइल मत कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी लायबिलिटी सर के ऊपर आ सकती है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, चूंकि सिंपल सी चीज आपने ब्लैक मनी एक्ट के भीतर में डिटेल नहीं दी, 10 लाख की पेनल्टी है। और 10 लाख की पेनल्टी ये टेक्निकल पेनल्टी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप आर्गुमेंट नहीं दे सकते। आप भूल गए, 10 लाख की पेनल्टी आपके ऊपर आ जाएगी। और दूसरा क्या है, ब्लैक मनी एक्ट को जो लोग देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो इन्वेस्टिगेशन विंग वाले देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग वालों को और ब्लैक मनी एक्ट के भीतर अरेस्ट करने का पावर भी है। नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट में अरेस्ट का पावर बहुत कम है, बहुत ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन इसके भीतर अरेस्ट करने का पावर है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक तो टाइम से रिटर्न फाइल होनी चाहिए, चूंकि अभी बिलेटेड रिटर्न का भी समय कम कर दिया गया है, रिवाइज रिटर्न का समय कम कर दिया गया है। मार्च 23 जो खत्म हुआ है, इसकी रिटर्न दिसंबर 23 तक फाइल हो जानी चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, वो चाहे बिलेटेड रिटर्न हो चाहे रिवाइज रिटर्न हो। तो सबको अवेयरनेस इस चीज की देनी है कि सही तरीके से रिटर्न फाइल करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फीस मांगता है वो फीस उस सर्विसेज के मुकाबले बहुत कम है। तो इस चीज को इग्नोर नहीं करें, अवेयरनेस लोगों के बीच में हम लोग दें।
जब जुलाई हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सेशन का समय आता है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन में टैक्स ऑडिट आपका होता है। टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जो फाइल होती है और आप जो रिटर्न फाइल करते हो, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सॉफ्टवेयर हैं इतने पावरफुल हो गए हैं, अगर कोई फिगर मिसमैच है तो इमीडिएटली आपके पास नोटिस आ जाता है। मिसमैच एकदम नहीं होना चाहिए, और नोटिस आने के बाद में चूंकि आपने खुद ही वो गलती करी है तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकता है, और वो उस पर जो टैक्स बनता है मिसमैच का, वो टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी हम रिस्क नहीं ले सकते। रिटर्न बहुत सही तरीके से, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में क्या होता है, जो आर्टिकल क्लर्क होते हैं वो लोग रिटर्न फाइल बनाते हैं, देख देते हैं। तो सीए फर्म को भी अपने ऑफिस को बहुत ज़्यादा इक्विप करने की जरूरत है कि कॉर्पोरेट रिटर्न फाइल करते समय कहीं थोड़ी सी भी गलती नहीं हो तो उसका खामियाना बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है बिजनेसमैन को। और नोटिस, हर एक चीज की नोटिस आती है। स्क्रूटनी असेसमेंट जब होता है, फेसलेस स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया, जैसे मैंने बताया, आपको पता भी नहीं है कि आपका असेसमेंट कौन ऑफिसर कर रहा है, सब कुछ कम्युनिकेशंस चल रहा होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये हो गई है, एक ऑप्शन वो लोग देते हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं एक बार, और अपनी चीजों को, आईटीओ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मली असेसमेंट करवाते समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी लोग, चार्टर्ड अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी भी मैंने देखा है, वो बचना चाहते हैं उससे। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया। उस क्लाइंट ने घर परचेज किया था 15 लाख रुपया में, और 15 लाख का घर परचेज करने के लिए उसने बैंक में 6 लाख और 8 लाख जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग काम करते था, एसएससी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी में उनका केस आ गया। उनको जो भी गाइड कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट के एडवोकेट, उन्होंने अपने तरीके से उस केस को तैयार किया कि लोगों से उधार पैसा लिया, गिफ्ट लिया, लोन लिया, लेकिन उसका कोई प्रूफ उन्होंने नहीं दिया। चूंकि इनकम टैक्स में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो 3 चीजों को वेरीफाई करना जरूरी होता है, क्रेडिट वर्दीनेस, आइडेंटिफिकेशन एंड जेन्युइननेस। ये 3 चीजों को वेरीफाई, अगर हम लोन लेते हैं या किसी से गिफ्ट लेते हैं, कि जिससे गिफ्ट लिया है या वो क्या इस वर्थ है कि आपको गिफ्ट दे सकता है। अब उनका उस पर स्क्रूटनी में टैक्स आ गया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी में क्लाइंट एसएससी ने खुद रिप्रेजेंट किया, चूंकि उनके सीए ने कहा था कि आप खुद रिप्रेजेंट करना, सी वाज ए लेडी, और उन्होंने वही चीजें वहां पर बोल दी कि जी हमने तो लोन लिया था, गिफ्ट लिया था जी किसी से। और एक गलती उन्होंने और करी कि उस पर कैश पेमेंट जो किया था, जो मकान परचेज किया था, उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने इससे पहले एक घर सेल किया था जो 12 लाख में हमने नगद बेचा था, 12 लाख में उसको नगद बेचा था, वो पैसे आए थे, तो वो पैसे भी हमने जमा कर दिए थे बैंक में। अब इसमें चूंकि वो तो एक्सपर्ट नहीं है, एक इनकम टैक्स में सेक्शन होता है 269 SS। 269 SS सेक्शन ये कहता है कि आप 20 लाख रुपया से ज्यादा जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है या लोन का ट्रांजेक्शन है, आप नगद नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो पेनल्टी है इक्वल टू 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। अब चूंकि उस लेडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुद किया और उसने ये कहा कि हमने मकान बेचा था, उसके पैसे आए थे, और मकान जो है नगद बेचा था, तो आईटीओ ने 269 SS लगा दिया उसके ऊपर। अगर यही चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता तो ये गलती वो नहीं करता। तो कहने का मतलब, वो बुरी तरीके से, मेरे पास वो लोग कंसल्टेंसी के लिए आए थे, मैंने कंसल्टेंसी दी। अब वो केस मेरे पास नहीं आया है। लिटिगेशंस हम लोग अलग तरीके से करते हैं, लिटिगेशंस में चीज़ों को बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं, उसको समझाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, तो इनकम टैक्स एक ऐसा एक्ट हो गया है भारत में कि मोदी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेज कर दिए हैं आने के बाद। और इनकम टैक्स एक्ट में जो टीडीएस जो है, हर एक चीज में टीडीएस डाल दिया है, हर एक चीज में। और अभी पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फेमा की जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है, LRS स्कीम, जो $2,50,000 तक आप इंडिया से बाहर भेज सकते हैं, उसमें जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट करते हैं आप, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, उस पर भी आपको 20% TCS देना पड़ेगा।
इतने सारे चेंजेस कर दिए और इन चेंजेस का नतीजा ये हुआ, देखते देखते सरकार की रेवेन्यू जो इनकम टैक्स में 8 लाख करोड़ के आसपास इनकम टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्सेशन मिला के होती थी, प्रवीण जी 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई, डबल। मोदी गवर्नमेंट ने जितने चेंजेस किए उसका इंपैक्ट सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंपैक्ट उसका आया। कलेक्शंस बहुत अच्छा हो गया सरकार के पास, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जितना भी वेलफेयर का काम कर रही है, जीएसटी में मैं आऊंगा अभी, तो सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शंस बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी, कंप्लाइंस, जो बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल है, जो बिजनेस करते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, कंप्लाइंस का बर्डन उनके ऊपर बहुत सारा आ गया। लेकिन कंप्लाइंस करना है, अगर देश का कानून है तो कानून को फॉलो करना है, और उसके लिए एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। भारत में आज के दिन 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि रोल पर हैं, जो कि प्रैक्टिस करते हैं या जॉब में हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनकी सर्विस हमें जरूर लेनी चाहिए, उनको हमें बाईपास किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी चेंजेस आ गए हैं जो इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट अपडेटेड। टीसीएस का प्रोविजन डाल दिया गया कि आपको पेमेंट करते हो, आप जमा करके, जो फॉरेन रेमिटेंस स्कीम, जो लिबरलाइज एलआरएस स्कीम जो है, इसके भीतर 7 लाख तक तो उन्होंने कहा कि टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन 7 लाख से ज्यादा आप पैसा बाहर भेजते हो तो आपको जो है टीसीएस जो है जमा कराना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, 50 लाख से ज्यादा की अगर वैल्यू प्रॉपर्टी की होती है तो 1% टीडीएस काटना होता है, और वही अगर सेलर, अगर इंटरनेशनल सेलर है, एनआरआई है या फॉरेन नेशनल है, तो 20% टीडीएस उसमें काटना पड़ता है। तो ये सारी गलतियां नॉर्मली लोग करते रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर कंसल्टेंसी नहीं हो पाती है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो मेरा इनकम टैक्स में सबसे यही गुजारिश है, मैं कहना चाहूंगा कि अपने जो एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ें। बाकी इनकम टैक्स में जो भी क्वेरीज अगर आप लोग रेज करेंगे उसका मैं आंसर दूंगा। मैं जीएसटी पर आ जाता हूं। जीएसटी में 2017, मेरे पास कितना देर समय है प्रवीण जी? 10 मिनट और। जीएसटी में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में आया। उस समय जो टारगेट था सरकार का, 1 लाख करोड़ पर मंथ का टारगेट था कि कलेक्शंस होगा, जो कि कलेक्शंस नहीं हो पा रहा था। करीब वही 80 लाख करोड़, 80,000 करोड़ के आसपास कलेक्शंस जाकर के सरकार रुक जा रही थी। बहुत सारे चेंजेस किए जीएसटी एक्ट में, बहुत सारे चेंजेस किए, बिजनेस करना मुश्किल होने लगा, इतने सारे चेंजेस इन्होंने कर दिए। लेकिन सरकार ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कलेक्शंस किया, अभी जो लास्ट महीने का जो कलेक्शंस आया सरकार का, 1,85,000 करोड़ का कलेक्शंस सरकार के पास आया। कहने का मतलब सरकार जो पॉलिसी ला रही है वो देश के हित में पॉलिसी ला रही है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में है, वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। अब अदर साइड ऑफ द टेबल है तो हमें क्या करना है? कंप्लायंस करना है। अगर हम प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस करते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देख रहे होंगे या फेसबुक में भी देख रहे होंगे कि सरकार 2 महीने की एक स्कीम चला रही है, जो फेक रजिस्ट्रेशन जो ले लेते हैं और गलत काम करते हैं, तो उनका डोर टू डोर सर्वे की बात सरकार कर रही है कि जाकर के वो लोग एग्जामिन करेंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, फेक पैन नंबर बना लेते हैं, जीएसटी नंबर ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक अकाउंट खोल लेते हैं और ब्लैक व्हाइट में इन्वॉल्व रहते हैं और वो अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं। सरकार को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। या फेक बिलिंग का काम जो है जीएसटी में बहुत ज़्यादा होता है। फेक जो बिजनेसमैन हैं वो लोग क्या करते हैं कि माल किसी और से परचेज किया और बिल जो है, बिल प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्जी काम करते हैं, उनसे बिल लिया, उनको पेमेंट कर दिया, तो वो एक चेन बन जाती है। और चेन में कोई भी एक भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है चेन में, तो सारे के सारे लोग उसमें आ जाते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस एक विंग बनाया है, जो नेशनल विंग है, और ये विंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और जो फेक जो इन्वॉइसिंग कर रहे हैं उसको पकड़ करके वो लोग नेट में ला रहे हैं, और इसी का नतीजा रहा कि 1,85,000 करोड़ का कलेक्शंस आ गया। सरकार के पास चूंकि कलेक्शंस आ रहा है, लीगल मीन्स से आ रहा है, इसलिए सरकार किसी भी एक्ट के प्रोविजन में चेंज करने वाली नहीं है। आने वाले समय में चीजें टफ होने वाली हैं। अभी जो ई इन्वॉइसिंग की बात जो हो रही थी वो 10
लाख 10 करोड़ वाले ट्रांजेक्शन्स में हो रही थी, जिसको ये लोग 5 करोड़ करने जा रहे हैं। आप माल का मूवमेंट करते हैं, जो टोल प्लाजा है वहां पर जो फोटो खींची जाती है वो जीएसटी के नेट में आ जाता है कि आपका माल एक्चुअली गया है या नहीं गया है। तो बिजनेस करना जो है बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, कंप्लायंस करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यू मस्ट अवेल द सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमें लोगों को यह बोलना चाहिए कि रिटर्न भी फाइल करते हैं, नील रिटर्न भी फाइल करते हैं जीएसटी की, तो खुद नहीं करके, हालांकि सरकार इस चीज़ को इंकरेज करना चाहती है कि हम सिंपल करना चाह रहे हैं, सिंपल करना चाह रहे हैं, तो आप खुद ही रिटर्न फाइल कीजिए, आप व्हाट्सएप से फाइल कर दीजिए कि नील रिटर्न है, लेकिन ऐसी गलती न करें। रिटर्न फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की और बुक्स ऑफ अकाउंट से जो फिगर आते हैं, प्रॉपर बुक कीपिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए। इस काम को हमें जीएसटी में करना चाहिए। बाकी जीएसटी की अगर कोई रूटीन अगर क्वेरी है तो दैट आई विल आंसर। कंपनी फॉर्मेशन की मैंने बात करी थी। अभी जो चेंजेज, इकोनॉमिक चेंजेज हुए भारत में, एफडीआई जो है बहुत ज़्यादा आ गया है, इंटरनेशनल इमेज भारत की बहुत अच्छी हो गई है। फॉरेन पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट ने जो अपनाई थी वो सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी रही है मोदी जी की। इसका नतीजा ये रहा कि बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहे हैं, एंड वी आर सीइंग कि बाहर के बहुत सारे लोग इंडिया में आकर के कंपनी बना करके बिजनेस करना चाहते हैं। इनकम टैक्स में भी 15% टैक्स रेट जो 30% होता था, 15% मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, 15%, 22%, 25%, 30%, ये 4 रेट के भीतर जो है टर्नओवर के हिसाब से जो है, और या मैट की बेनिफिट लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरह की टैक्स रेट चूंकि कम हो गई तो इंटरनेशनल लोग बहुत सारे आ रहे हैं। और उसके लिए कंपनी बनाने का काम जो है सीए, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी बनाने में भी क्या होता है कि केवाईसी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी पीएमएलए एक्ट में एक चेंज किया गया, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको मॉनिटर करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को उसके नेट में लाया गया कि अगर कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है पैसे को ब्लैक व्हाइट करने में, मैनेज करने में, अगर गलत तरीके से करते हैं, फेमा का वायलेशन करते हैं, तो उनको, और ईडी का सिंपल सी पॉलिसी है कि अरेस्ट कर लीजिए। और ये 3 कम्युनिटी जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सरकार के लिए बहुत इजी टारगेट जो है हो गई है। किसी कंपनी में कोई घपला होता है, घपला कंपनी ने किया है, कंपनी के डायरेक्टर ने किया है, लेकिन अरेस्ट कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि आपने ऑडिट करी है, आपने हमें क्यों नहीं बताया। हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं पहले से मानते आए हैं, वी आर नॉट ए डॉग। हम लोग चेकिंग करते हैं, उस चीज को एग्जामिन करते हैं। फ्रॉड को रिपोर्ट करना, फ्रॉड कंपनी ने किया, आप कंपनी को पकड़ो, कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपनी लिमिटेशंस होती है ऑडिट करते समय, लेकिन सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट कर दिया जाता है, उनके पास नोटिस आ जाती है। कंपनी फॉर्मेशन करते समय जो इंटरनेशनल बेसिकली कंपनी फॉर्म करते हैं या नेशनल कंपनी फॉर्म करते हैं, क्योंकि सीए को अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाना होता है या सीएस को डिजिटल सिग्नेचर लगाना होता है, तो वहां पर प्रॉपर कंप्लायंस जो है उसकी होनी चाहिए, केवाईसी कंप्लायंस होनी चाहिए। अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो वी आर सेफ, हमें कोई डरने की बात नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं सीओपी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने सीओपी सरेंडर कर दी, क्योंकि इन चेंजों से वो घबरा गए और उन्होंने एलएलबी किया और लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। क्योंकि इन किसी भी नेट में लॉयर जो है वो कवर नहीं होता है, वो हमेशा सेफ गेम खेल रहा होता है, उसको कोई रिस्क नहीं है। मेरा शुरू से ये मानना रहा है, अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं है। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर फाइलिंग कीजिए, प्रॉपर ऑडिट कीजिए, प्रॉपर रिकॉर्ड आप अपना बना के रखिए। आपने जिस चीज़ को देखा है, आम को आम कहिए, लीची को लीची कहिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर चूंकि बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अल्टीमेटली सफर बिजनेसमैन करता है, तो इसलिए बिजनेसमैन को मैं ये कहूँगा कि आप कंप्लायंस जो है अपना, हर एक चीज़ का कंप्लायंस आप करते रहें, डरने की कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, समय भी हो गया। क्वेरीज अगर किसी की है तो आई कैन आंसर द क्वेरीज।
Any questions, specific question for him to answer? हाँ जी, सतीश। तो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, मैंने 10 लाख रुपए कमाए, मैंने उसका टैक्स दिया, 10 लाख रुपए मैंने गवाए, तो उसका क्या प्रावधान है कि गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती 10 लाख रुपया क्या किया आपने? है? 10 लाख रुपए मैंने कमाए, अर्न उसका किया। टैक्स दिया। हाँ हाँ। अगर मैंने 10 लाख रुपए गवाए तो उसका कोई प्रावधान है कि मैं वो नुकसान वापस भरपाई कर? नहीं, देखिए बिजनेस में क्या होता है कि आप माल बेचते हो, पैसा आपका नहीं आया, डेटर्स बैड डेट हो गया आपका, तो वो जो बैड डेट्स जो है वो आप बिजनेस में खर्चा क्लेम कर सकते हो। और उसके लिए जो है सर्कुलर सीबीडीटी का आ चुका है कि आपने बुक्स में उसको डेबिट कर दिया, यही काफी है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्यूचर में उसको रिकवर किया तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो बिजनेस में ऐसा प्रावधान है कि अगर पैसे आपके डूब गए तो उसको आप खर्चा क्लेम कर सकते हो अगर बिजनेस करते हैं। अगर आप सर्विस में आपको सैलरी मिलती है तो पैसा गंवाने की इसमें कोई नौबत नहीं है। अगर आपने किसी को लोन दिया और वो पैसा आपके पास नहीं आया, और आप अगर एनबीएफसी कंपनी हो, लोन देने का बिजनेस है, क्योंकि लोन देने का हर एक व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, एनबीएफसी कंपनी कर सकती है, बैंक कर सकता है, तो उसमें आपको खर्चा क्लेम मिलेगा। Good. Okay, let's clap. Thank you. Ankit ji, you had a question. ये जो डोर टू डोर सर्वे होने वाला है इसके लिए एक बार गाइड कीजिए कैसे सबको प्रिपेयर रहना है। देखिए, हम लोग जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन आज के दिन होता है। तो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर, अगर आपका अपना प्रीमिसेस है या किराए पर प्रीमिसेस लिया है, रेंट एग्रीमेंट उसका होता है। जिस जगह जो बिजनेस का प्रीमिसेस है वहां पर आपकी बुक कीपिंग वहां पर होती है, वहां पर इनवॉइसेस की सारी कॉपी वहां पर होती है। तो आपको पहली चीज तो यह है कि जो आपका डोर है ऑफिस के बाहर है, वहां पर उस कंसर्न का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसके नीचे जीएसटी नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे पहली सेफ्टी ये रखनी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो 50,000 रुपये की पेनल्टी है उस पर। दूसरी चीज जो है, आपका इंडोर प्रीमिसेस में जहां पर ऑफिस है वहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो डिस्प्ले आपका होना चाहिए, वो लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आपने किराए पर अगर घर ऑफिस लिया है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे वो आपके पास होने चाहिए। बिजनेस जो किया है उसके बिल्स होने चाहिए सारे के सारे। इतनी चीजें आप कर लेते हैं, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपको क्वार्टरली या मंथली जो रिटर्न फाइल करनी है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी गुड। ओके, पहले ताली तो बजा दो भाई। गुड गुड आंसर। तो जैसे कुछ लोग ये जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये जो ऑफिस है वो स्थायी नहीं है और वो जनरली वर्क फ्रॉम होम नहीं पे है, या समझिए जो फील्ड पे रहते हैं तो ऑफिस उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना जीएसटी का लिया हुआ है घर से, तो उस केस में डोर टू डोर का क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि जब वो आएंगे तो ऑफिस तो मिलेगा नहीं, जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जो एड्रेस दिया हुआ है, वहां पर बेसिकली आपका जो है प्लेस होना चाहिए। अगर घर का लिया हुआ है तो घर का प्लेस भी आप दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई वो बुराई नहीं है, उस पर आप काम कर सकते हैं, उसको वो लोग सही मानेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन देते समय उन्होंने जो है इंस्पेक्टर भेज करके वेरीफाई भी किया होगा, तो उन्होंने उस चीज़ को ओके करके रखा हुआ है। वो आप ही का घर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर कोई मिले ही नहीं और या कोई गलत आदमी मिले या बोर्ड लगा हुआ नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। पीछे हिमानी जी। नहीं, सॉफ्ट कॉपी चलेगा ना, सॉफ्ट कॉपी चलेगा। मेरे प्रोडक्ट्स है मस्टर्ड ऑयल, जैगरी पाउडर। हम कैसे बनाते हैं कि मस्टर्ड हमारा हुआ जो हमारे खेत में हुआ, दूसरे भी ज्यादा उनसे मैंने लेके रख दिया। गन्ना गुड़ शक्कर कैसे बनाते हैं, हमारा गन्ना है, हम उसको लेके कोल्डू वाले के पास बनवाया, लेके आ गए। तो ये प्रोडक्ट्स का मेरे पास कोई परचेज इन्वेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई कोल्डू वाला पेपर्स पे काम नहीं करता है। मस्टर्ड हमारा वो अपना ही हुआ तो हमने चीजें खरीदा नहीं है, तो उसका क्या परचेज इन्वेस्ट का क्या? नहीं, देखिए ये तो हो गया ना कि सब कुछ हवा में हो रहा है। सब कुछ जीएसटी में जो प्रोडक्ट है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो ये जीएसटी के भीतर, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। जब जीएसटी नहीं लगता तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत भी नहीं है। इसमें आपको जीएसटी के तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्क नहीं है, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्क है, क्योंकि उसमें जो बिजनेस करते हैं जो प्रॉफिट होगा तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको कुछ रिकॉर्ड रखने होंगे। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44AD एंड 44ADA, जिसके भीतर क्या होता है, 2 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है, चाहे वो टैक्स फ्री आइटम में भी हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी हो, तो आपको एक मिनिमम रिकॉर्ड्स जो हैं, जो आपने सेल किया,
बैंक स्टेटमेंट है वो रखना होगा, उसका 6% या 8% जो है टैक्स प्रॉफिट लेकर के उस पर टैक्स देना होता है। तो मिनिमम रिकॉर्ड आपको रखना होगा। जीएसटी की तरफ से कोई चिंता, सेल का है मेरे पास। हाँ मेरा क्वेश्चन है परचेज का। मतलब जैसे मैंने ऑयल, फॉर एग्जांपल ऑयल है, ये ऑयल मैंने किसी आपने कच्चे में परचेज कर लिया ना बेसिकली, परचेज नहीं किया, मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर किया, तो आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स का जो है रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपने कोल्हू वाले के पास ले जाकर के वहां पे तेल उसको निकलवाया, तेल निकलवाया तो उसका चालान होना चाहिए आपके पास कि आपने वहां पर भेजा, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। तो कोई इंटरस्टेट रूट में होता है ना, मैं तो गांव में ही है, वहीं पे होगा, बगल में इधर से होगा, इस घर में तो टेक्निकली यू शुड कीप द रिकॉर्ड। घर में ही है, वहाँ दूध दे रही है और वो दूध को लेकर बेच रहे हैं, तो ये गाय से कैसे चलाएंगे? नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, नो रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। एग्रीकल्चर जो एग्जम्प्ट आइटम है, एग्जम्प्ट आइटम के लिए वो जीएसटी के भीतर कवर नहीं होता है एग्जम्प्ट आइटम, तो उसके लिए वो लोग जैसे अगर दूध में डील करते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। One last question. पैक्ड आइटम है जैसे, अगर आप पैक्ड आइटम तो उसमें तो 5% जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, जैसे तो रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। नहीं, परचेज का भी आपको हैंडमेड या बना के रखिए, मूवमेंट का प्रूफ रखिए आप, लेकिन यू मस्ट कीप। परचेज के केस में जो भी आपको इनकम, क्योंकि आप बेसिकली जॉब वर्क करवाने के लिए उसको कहीं भेजते हैं, बेसिकली जॉब वर्क करवाने के लिए भेजते हैं, तो जॉब वर्क के लिए भी जो है चालान का मूवमेंट जो है वो कंपलसरी है। ये सबके साथ में आप 1 to 1 समझिए। अभी ब्रेकफास्ट करते हुए और क्वेश्चंस पूछे। एक लास्ट क्वेश्चन राजकुमार जी, खड़े होके पूछ लो प्लीज। जैसे बहुत सारे लोग बैंकिंग सिस्टम में कैश जमा करते हैं, आजकल की सिचुएशन ऐसी है, तो एक सैलरीड एम्प्लॉय बोलता है, हम बोलते हैं भाई क्यों जमा कर रहे हो, तो वो बोलता है आपको क्या मतलब। तो अभी जैसे किसी का 10 लाख की सैलरी है, वो बोलता है मैंने तो कैश निकाला था खर्चे के लिए, मैंने वापस डाल दिया। बिजनेसमैन को पूछते हैं कि मेरा बिजनेस का है, तो आइडियली कैश एक सेल्फ एम्प्लॉयड या एक सैलरी अपनी आइडिया के हिसाब से कितना जमा करते देखिए, हैं? कैश जमा करने के लिए क्या है, आपके पास सोर्स ऑफ कैश होना चाहिए कि पैसा आया कहाँ से। पैसा आपके पास आ सकता है कि बैंक में सैलरी आपकी चेक से जमा हुई, वो पैसा आपने निकाला, वो पैसा निकाला, उस पैसे को आप जमा कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा। अगर आप 10 लाख रुपया बैंक में जमा करा देते हैं अचानक से, जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख से अगर ज़्यादा जमा कराते हैं तो उसकी जो एसएफटी के भीतर रिपोर्टिंग बैंक करता है, 10 लाख से कम में नहीं करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछेगा ये पैसा आपने कहाँ से जमा कराया, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसका तो सेक्शन 68 के भीतर जो है टैक्स उस पर लगेगा, और टैक्स भी कितना लगेगा, 87% ऑफ द अमाउंट जो जमा किया, वो सेक्शन 115 बीबीई के भीतर टैक्स वो लोग लगा रहे हैं। तो ये गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। जब भी बैंक में जमा करा रहे हैं पैसा आपका, जैसे अगर 44 एडी के भीतर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको आप जमा करा रहे हैं, तो आपकी रिटर्न के साथ मैच होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड के साथ मैच होना चाहिए। दैट शुड बी जस्टिफाइड। अगर इस अचानक से आप जमा नहीं करा सकते, उस पर आपको बहुत बड़ा रिस्क है, और 87% तक रिस्क है, आपको 87% टैक्स आपको देना पड़ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि जैसे आपने सैलरी का तो बता दिया, ऐसी अगर जैसे लेडीज है, ठीक है, जो स्त्री धन माना जाता है, तो वो भी इसी के उसमें आता है, वो भी नहीं जमा करा सकती है, या फिर वो जमा करा सकती है कितना? नहीं, देखिए क्या है कि 2,50,000 तक रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। अगर अगर लेडीज अगर जो घर खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं उसमें से अगर सेविंग करके बचाती है और वो पैसा बाद में अगर जमा कराती है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाता है कि ये पैसा आपने जो जमा कराया ये आपके पास आया कहाँ से। आपको सारा जस्टिफिकेशन देना होगा कि हस्बैंड इतना पैसा हमें देते थे, उसमें इतना खर्चा होता था, इतना हमने बचत किया, इतने ड्यूरेशन में बचत किया और उसको जमा कराया, ये जस्टिफाइड हो सकता है। एक बार जोरदार तालियां चाहिए। कमाल की नॉलेज